देखिए यह आपका है मगध का उत्कर्ष। जो अभी हम लोग पढ़ना है मगध का उत्कर्ष। इससे पहले मतलब हम लोग क्या रहते, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और प्राग ऐतिहासिक काल, यानी हाँ इतिहास का मतलब हम लोग कुछ देख चुके हैं आगे। और यह आपका आज तीसरा से चौथा क्लास चालू होगा, ठीक है। जो कि आपका जो कि यह आपका मगध के उत्कर्ष के बारे में हम लोग को अभी देखना है। इससे पहले हम लोग 16 महाजनपदों के बारे में हम लोग मतलब देख चुके हैं, ठीक है। और आगे जो है आज यह हम लोग के लिए खास है। नेक्स्ट यह बात है, ध्यान सुनिएगा कि मगध प्राचीन 16 महाजनपदों में से एक था। यह जो है मगध जो था यह 16 वो महाजनपद में से यह एक था, जो कि यह सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। यह 16 वो महाजनपद में से यह एक ऐसा यह था कि जो सबसे शक्तिशाली था। नेक्स्ट यह बात है कि हम महाभारत से हमें यह जानकारी मिलती है कि मगध पर सबसे पहले बृहद बृहद वंश का शासन था और जिसके संस्थापक बृहदर्थ थे। और इस वंश का सबसे प्रतापी शासक जरासंध था। परंतु इसका हमें कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता है। कहता है कि मगध पर सबसे पहले जो था यह शक्तिशाली और सबसे अच्छे जो अधिराजा था, यह आपका बृहदर्थ था। यह मतलब इसी वंश के थे और यह इसी को स्थापना कैले थे, कौन, बृहदर्थ। पर इस वंश का कोई अति प्रतापी शासक, सबसे ज्यादा इस वंश का प्रतापी शासक जो था यह आपका जरासंध था। और इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण मिलता नहीं है। यह इतना शक्तिशाली तो है पर मतलब इनका ऐतिहासिक काल मिला नहीं है। यह है कि मगध के शक्तिशाली होने का मुख्य मतलब कारण क्या है। यानी कहा जाता है कि 16 महाजनपदों में यह मगध सबसे प्राचीन है और सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। परंतु इसका अभी तक पुराने इतिहास खंडों के कारण इसका कुछ जानकारी प्राप्त होता है नहीं। और यहाँ बात है कि मगध शक्तिशाली होने का अब कुछ प्रमुख कारण क्या क्या है। तो सबसे इनका अति प्रथम कारण है कि यह विस्तृत उपजाऊ वाले यह क्षेत्र था। यहाँ जो क्षेत्र था मगध का क्षेत्र है, यह आपका विस्तृत उपजाऊ मैदान है, यानी क्षेत्र है, मिट्टी है। नेक्स्ट कहता है कि यह दूसरा, यह अति प्राकृतिक सुरक्षा वाला स्थान था। यह अति प्राकृतिकों के द्वारा सुरक्षा वाली स्थान है। और तीसरा पॉइंट यह कहता है कि अति खनिज संसाधनों की उपलब्धता है। मगध में खनिज संसाधन भी बहुत अच्छे प्रकार से है, ठीक है। और यहाँ पर अति प्राकृतियों द्वारा अति सुरक्षा किया जाता है। इसकी विस्तृत क्षेत्र जो है अति उपजाऊ क्षेत्र है, ठीक है। चौथा यह है बात कि यह व्यापार में वृद्धि करता है, यानी यह अपने व्यापारिक इनका क्षेत्र सबसे अच्छा है, ठीक है। पंचवा कहता है कि वन क्षेत्र तथा हाथियों की उपलब्धता है, यानी इस मगध क्षेत्र में वन क्षेत्र सबसे अधिक है और इन क्षेत्रों में हाथियों की संख्या सबसे अधिक है। नेक्स्ट यह है अधिक कृषि में, यह नेक्स्ट है अधिक कृषि में लोहे के उपयोग किए जाने वाले यह एक जनपद था। और 7वां पॉइंट यह कहता है
कि धान की रोपाई का प्रतीक का विकास भी हमें यह मगध से ही प्राप्त था भेल, इसलिए यह सबसे अत्यधिक शक्तिशाली यह है। ठीक है, शक्तिशाली होने के लिए 7 प्रकार के मुख्य अति कारण है। तो यहाँ आपका फर्स्ट है अति विस्तृत उपजाऊ वाली क्षेत्र है, यानी यहाँ पर खेतियों के लिए उपजाऊ सबसे अच्छा होता है। नेक्स्ट यह अति प्रकृतियों द्वारा यह मतलब सुरक्षित स्थान है। नेक्स्ट अधिक खनिज संसाधनों की उपलब्धि है, यानी यहाँ पर खनिज सबसे अधिक पाया गया है। नेक्स्ट व्यापार में वृद्धि किया गया है, उनके व्यापार जो है सबसे अलग अलग क्षेत्र और सबसे अच्छा क्षेत्र है। कहते हैं कि नेक्स्ट बात है कि वन क्षेत्र यानी जंगल और अति हाथियों की उपलब्धता यहाँ पर अधिक है। नेक्स्ट है अति कृषि में सबसे अति पहले लोहे धातु का उपयोग भी मतलब किया गया था, और धान रोपाने की पद्धति जो है सबसे पहले यहीं से साक्ष्य प्रतीत हुआ था। ठीक है, यहाँ तक हो गया। आइए अब हम लोग देखते हैं कि ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार मगध जनपदों पर यह कुल 7 राजवंशों ने शासन किया था। कितने? 7 राजवंशों ने, यानी ऐतिहासिक प्रमाणों से यह मतलब साबित मतलब हो चुका है कि मगध पर 7 राजवंश शासन किया है। कितना? 7 गो राजवंश जो है इस पर शासन किया है। तो सबसे पहले यह कौन है? यह हर्यक है वंश। दूसरा शिशुनाग वंश, समझ जाएगा, शिशुनाग वंश या हर्यक वंश, शिशुनाग वंश। इसके बाद है नंद वंश, इसके आगे है मौर्य वंश, शुंग वंश, कन्नव वंश और यह सातवाहन वंश। कुल कितने? 7 वंश है। लेकिन 1 2 3 4 5 6 7, यानी इस मगध पर 7 है, 7 वंश जो है शासन किया था। वंशों शासन किया था। कितना? 7 गो वंश जो है इस पर शासन किया था। 7 वंश के लोग, 7 वंशजों के लोग इस मगध पर शासन किया था। यह आपका सूत्र होता है, इसको याद करने का सूत्र कहिए, ट्रिक कहिए, क्या है? यह ट्रिक होगा हसीन के मासुक 7। हसीन के मासुक 7, समझे? यह ट्रिक है। ह से हर्यक वंश, स से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, ठीक है, म से यह हुआ मौर्य वंश, या फिर आती है सु है, सु से हो जाएगा शुंग वंश। तो ये क से यह आपका कन्नव वंश, और 7 से होगा सातवाहन वंश। यानी कुल 7 वंश इस पर क्या किया था? शासन किया था। आइए, तो सबसे पहले अब जो है इस हर्यक वंश के बारे में हम लोग को देखना है। यह हर्यक वंश कब से कब तक था, और इस पर कौन कौन सी राजा शासन किया था? यह है हर्यक जो था वो वंश, यह 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक यह वंश पर इस मगध पर हर्यक वंश के व्यक्ति क्या कहते थे? यानी इस पर शासन किया था। मगध पर हर्यक वंश के के चार राजाओं, कितने? 4 अधिराजाओं ने 4 राजाओं ने शासन किया था। कितना?
4 गो राजा जो था इस पर शासन किया था। किस पर? मगध पर 4 गो राजा शासन किया था। कौन? और यह जो है सब, यह मतलब कब से कब तक? 544 ईसा पूर्व से यह 412 ईसा पूर्व तक इस पर शासन किया गया था। 544 से 412 ईसा पूर्व तक इस पर शासन किया गया था। तो सबसे प्रथम जो है इस हड़ेक वंश के राजा कौन था? तो यह आपका बिंबिसार था। कौन था? बिंबिसार। यानी यह आपका हड़ेक वंश के प्रथम मतलब राजा यह बिंबिसार था, जिन्होंने मगध पर यानी राज किया था। कुल इसी का वंशज है 4 गो। इसी का वंशज जो है यह 4 गो राजा है। या सबसे प्रथम बिंबिसार, ठीक है, और दूसरा में अजात शत्रु, यह आपका तीसरा में उदयन, और चौथा में नाग दशक। यह 4 राजा यह हड़यक वंश के था, जिन्होंने मगध पर शासन किया था। ठीक है, नाम याद होगा। आगे हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अब बिंबिसार के बारे में देख लेंगे। या किसके बारे में? बिंबिसार के बारे में। यह आपका बिंबिसार यह हड़यक वंश का यह सबसे अति प्रथम मतलब राजा है। यह प्रथम राजा है। हड़यक वंश का प्रथम ये राजा बिंबिसार है। कौन है? बिंबिसार। और जिन्होंने 544 ईसा पूर्व से 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक यह व्यक्ति मगध पर शासन किया था। कभी था अकेले मगध पर शासन किया था। यह अब यह पहला पॉइंट देखिएगा, यह है हड़यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था और इसकी प्रारंभिक राजधानी गिरिब्रज था। पर बाद में इन्होंने राजगीर को अपनी राजधानी बना लिया। चलिए सुनिए मत, उठ के बैठा शुरू तो हम यहाँ बता रहे हैं तो नींद ले। यह जो है, यह देखिए, इससे पहले जो आपका मतलब था क्या कि हड़यक वंश का स्थापना जो है मगध पर शासन करने वाले कौन व्यक्ति था? बृहदर्थ। और यह बात रामायण के, हाँ, उसके अति बुक में मतलब दिखाया गया है। पर यह वास्तविक के बाद अगर बात हुई तो यह होगा कि बिंबिसार जो था यह हड़यक वंश का संस्थापक था। यानी इस हड़यक वंश की स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन था? यह बिंबिसार था। और इसके प्रारंभिक राजधानी मतलब कहाँ था? गिरिब्रज था। पर बाद में इन्होंने अपनी राजधानी को चेंज करके यह व्यक्ति राजगीर में बना लिया। ठीक है, राजधानी अपना कर लिया चेंज। नेक्स्ट है कि बिंबिसार ने विवाह के माध्यम से यह आपका दहेज के रूप में क्षेत्र से अपने साम्राज्य का विस्तार मतलब किया। यानी यह ऐसे अति राजा था जो अपना क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, अपना क्षेत्र को बढ़ाने के लिए इन्होंने एक ऐसे तरीका अपनाया था जिस तरीका को हम लोग कहते हैं विवाह। यह इस व्यक्ति का सिर्फ मतलब काम था कि अपना क्षेत्र अगर बढ़ाना है तो किसी अधिराजा के राजकुमारी से शादी कीजिए और वह अपने दहेज के रूप में उसका साम्राज्य छीनिए, उसका साम्राज्य छीनिए। यह था इसका काम। तो इन्होंने 3 गो शादी किया। इन्होंने 3 शादी की और 3 जगह का क्षेत्र मतलब यह पा लिया।
या ऐसा था व्यक्ति कि यह कहा था, इसका था सोच कि हम अपना अगर क्षेत्र विकसित करेंगे, हम अपना क्षेत्र, तो हम किसी राजाओं के पुत्रियों से शादी करेंगे और हम अपना कार्य क्षेत्र सबसे अधिक मतलब करेंगे, और हमारा साम्राज्य जो है वहां तक मतलब हथिया लेंगे अपना, है ना। इसलिए यह व्यक्ति ने 3 शादी की। ठीक है, यह बिम्बिसार ने 3 गो शादी किया। यह प्रथम शादी जो है, यह अति कौशल राजकुमार के पुत्र, यह अति कौशल राज की पुत्री, और यह अति प्रसेनजीत की बहन, ठीक है, महाकौशला देवी के साथ किया, और महाकौशल्या देवी के साथ किया। और इस विवाह से उन्होंने दहेज में काशी प्रांत को छीन लिया। यह व्यक्ति 3 गो शादी किया है। आपका यह सबसे प्रथम शादी जो है, यह सबसे अति प्रथम शादी किससे किया? यह कौशल राज, कौन था राज था? कौशल राज। कौशल राज देखिए है इसमें, ये यहाँ देखिए कौशल राज है, कौशल राज यहाँ से आता था। और यहाँ मगध देखिए, मगध यहाँ से, है ना, समझिए कि मतलब यहाँ तक है मगध। ठीक है, अब यह व्यक्ति, ठीक है, करेगा कथी? तो सबसे अति पहला जो है यह कौशल राज, ठीक है, कौशल यानी राज के एक पुत्री थी, और यह अति प्रसेनजीत की मतलब बहन थी, अति प्रसेनजीत की बहन, जिनका नाम था महाकौशला देवी, महाकौशला देवी। उससे यह व्यक्ति शादी किया, और उससे विवाह करने के बाद यह व्यक्ति दहेज में काशी प्रांत मांग लिया। देखिए पहले यहाँ था, यहाँ तक पहले यह है ना मगध। अब मतलब यह मतलब इससे शादी किया कौशला देवी से, जो अति कौशल की राजकुमारी थी। अब कहा कि दहेज में आप यह हमको कौशल मतलब दे दीजिए, कौन सा? काशी, यानी काशी दिए। तो अब इसका क्षेत्र यहाँ से यहाँ तक का मतलब कर लिया। पहले क्षेत्र था ये खाली इतना ही, ठीक है, यहाँ से कौशल देश से मतलब शादी किया, और जाकर के मतलब अब मतलब कहा कि आप हमें काशी जो है दहेज में दे दीजिए। तो यह काशी को भी अपना लिए। तो अब मतलब इसका क्षेत्र हो गया बेसिक, है ना। दूसरी शादी के बारे में देखिए। अब यह है कि बिंबिसार की मतलब यह तो शासन काल है, यह दूसरी शादी, ठीक है, दूसरी विवाह जो है अति चेलना, और उसी का नाम है छलना, ठीक है। यानी चेलना से दूसरी विवाह किया, कि जो कि यह अति कौशल या वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी थी, ठीक है। दूसरा शादी कहाँ किया? वैशाली में। कहा? वैशाली में किया शादी, और यह, ठीक है, किसे? लिच्छवी राजकुमारी से, ठीक है, जिसका नाम मतलब कभी था चेलना। यानी वैशाली का राजा कौन था? लिच्छवी थे, और उसी की बेटी कौन था? चेलना, ठीक है, चेलना। और उसी से शादी किया, ठीक है, और वैशाली प्रांत भी छीन लिया। आपको वैशाली प्रांत की तरह दिखाई दी? नहीं, तो मतलब इसी का क्षेत्र जैसे कुछ होगा, वह मतलब लिया, ठीक है, दहेज में कर लिया। इसके बाद यह व्यक्ति तीसरा विवाह आती उन्होंने क्षेमा से मतलब किया। किसे? क्षेमा, जो कि यहाँ थी पंजाब के मुद्रकुल, है ना, मद्रकुल की अति राजकुमारी थी। कौन था तीसरा? जाकर के पंजाब में मतलब कर लिया शादी, ठीक है, और पंजाब में शादी करके यह व्यक्ति वहां का क्षेत्र मतलब पा लिया। यानी धीरे धीरे यह व्यक्ति देखे ना, सबसे पहले यहाँ से यहाँ मतलब आया,
यह धीरे धीरे सभी को यह मतलब पा करके अब इसकी राजधानी पूरी भारत पर मतलब अधिकार कर लिया। मकसद था इनका, मकसद था कि अपना कार्य क्षेत्र अगर बढ़ाना है तो मतलब शादी कीजिए और कार्य क्षेत्र बढ़ाइए। तो यह व्यक्ति 3 को मतलब शादी किया। यहाँ अब बात तो समझिएगा, बिंबिसार ने अपनी शासन काल में अंगराज को जीता था और अपने राज्य में उन्होंने मिला लिया। किसको? अंगराज को भी जीत लिया। देखिए पहले यहाँ ये है ना अंगराज, अब देखिए अब इसका क्षेत्र यहाँ से यहाँ तक लिया, अंगराज, अंगराज हो गया। नेक्स्ट बात है कि अंगराज ने अंगराज को जीता और वह अपने राज्य में शामिल कर दिया और उसने उसने वहां का सेनापति अपने पुत्र अजात शत्रु को बना दिया। मैंने वहां पर शासन किया नहीं अभी, और वहां से मतलब जीत करके और अपने पुत्र अजात शत्रु के कहा कि अब आप अंग पर जा करके सॉरी अंग का अब आप कौन है? सेनापति है। कहते हैं कि इसके समय अवंती के ये राजा प्रघोत पांडुरोग से अतिग्रस्त थे। यानी उस समय अवंती का राजा, अवंती कहाँ है? अवंती लाल से यह अवंती था। और यहाँ का राजा कौन था? अवंती का। यह अवंती का राजा थे प्रघोत। कौन था? अवंती के राजा यह प्रघोत था और इनको एक खास प्रकार की बीमारी थी और जिसका नाम क्या था? पांडु रोग। कौन था रोग? पांडु रोग, पांडु रोग था। और यह व्यक्ति उससे पूर्ण रूप से ग्रसित था और उसने ठीक करने के लिए बिंबिसार से अपना राज वैद्य भेजने को मतलब कहा। और यह व्यक्ति उसका राज वैद्य मतलब कौन था? जीवक था, या क्वेश्चन आया था। यानी बिंबिसार का राज वैद्य यानी बिंबिसार अधिराज के उसमें डॉक्टर कौन था? तो यह जीवक था। और जीवक को इन्होंने कहा कि जीवक तुम इसके इलाज के लिए तुम प्रघोत को जाकर के इलाज मतलब करो और जा करके मतलब स्वस्थ उसको मतलब कर दो। और जब स्वस्थ कर दिया तो यह व्यक्ति इसका भी क्षेत्र छीन लिया। ठीक है। और बिंबिसार के बाद इस बिंबिसार के बाद अजात शत्रु आते हैं। कौन? यह अब यह आपका अजात शत्रु के बारे में कि यह इन्होंने 492 ईसा पूर्व से 461 ईसा पूर्व में अजात शत्रुओं ने मगध पर आक्रमण अधिकार किया था। ठीक है। देखिए कि 492 ईसा पूर्व में बिंबिसार की हत्या उसके अपने पुत्र अजात शत्रु द्वारा कर दिया गया। अजात शत्रु द्वारा मतलब कर दिया गया, मतलब क्योंकि उसका भी मतलब उम्र वही मतलब शादी करने का था। और यह जब बात हो तो सुना नहीं तो कहा कि नहीं, यह अपने पिता की हत्या कर दिया। कौन? अजात शत्रु। ठीक है, अजात शत्रु अपने पिता की हत्या कर दिया। ठीक है। तब 492 ईसा पूर्व में अजात शत्रु द्वारा हत्या कर दिया गया और इसकी मृत्यु के पश्चात अजात शत्रु ने अपना शासन प्रारंभ कर दिया। यानी राजा उजा बनने के लिए मतलब कहता था कि राजा मतलब बनने दीजिए, तो कहता कि नहीं, तो कहता कि नहीं, अगर राजा बनने मतलब दीजिएगा तो सबसे पहले हम आप ही को खत्म करेंगे, तब मतलब हम राजा उजा तब बनेंगे। ठीक है। तो यह व्यक्ति ने अपने पिता की मतलब हत्या कर दिया। ठीक है। और और पिता के हत्या को हम लोग क्या कहते हैं? प्रीतिहंता कहते हैं। ठीक है। पितृहंता कहते हैं। जो व्यक्ति अपने पिता की हत्या कर दिया तो इसे हम लोग पितृहंता की नाम से भी मतलब जानते हैं। ठीक है। अजात शत्रु को हम लोग क्या कहते हैं? पितृहंता।
अजात शत्रु का अर्थ होता है कि शत्रुओं का नाश करने वाला, और जिसको कुनिक भी कहा जाता है। अजात शत्रु का दूसरा नाम पितृहंता भी मतलब कहिए, और इन्हीं को कुनिक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कुनिक भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है अजात शत्रु के काल में ही पहली बौद्ध संगीति मतलब हुआ था। यह क्वेश्चन देखिए, बौद्ध संगीति यानी सबसे प्रथम बौद्ध संगीति जो है अजात शत्रु के शासन काल में ही मतलब हुआ था, है ना। यह सबसे प्रथम बौद्ध संगीति जो है अजात शत्रु जब शासन जब कर रहे थे, तो यह तो इसी पर जो है क्या था, पहली बौद्ध संगीति किया गया था। देखिए नेक्स्ट, अजात शत्रु ने वैशाली पर आक्रमण करके उसे मगध में शामिल कर लिया। यह व्यक्ति वैशाली पर आक्रमण भी मतलब कर दिया। ऐसे बताइए कि वैशाली में वैशाली के तीसरी मतलब माँ थी इसकी, वैशाली के मतलब इसकी एक माँ थी, है ना, लिच्छवी की राजकुमारी थी, जो यह मतलब वैशाली के थे, और वह अपने ननिहाल में ही मतलब आक्रमण कर दिया। ठीक है, नाना के घरों तो लूट लिया जाए, ठीक ना। और यह वैशाली पर आक्रमण करके और उसे जीत लिया, और यह मगध में शामिल कर लिया, और इस युद्ध में उसने दो नए हथियार का आविष्कार किया था, यानी दो नए हथियार का उपयोग मतलब कर लिया था, जिसका नाम था रथ मूषक और यह महाशिला कंटक। वैशाली में जो मतलब युद्ध कैले था, तो यह दोगो हथियार का उपयोग कैले था। ठीक है, और यह एक का नाम था रथ मूषक और दूसरा के महाशिला कंटक। यह मतलब देखे हैं रथ मूषक, बाहुबली फिल्म में भलाल देव रथ पर बैठता है और उसको बाघ मतलब खींचता है या कुछ, और उसके आगे रथ पर तलवार रहता है लगभग। देखिए यही है रथ मूषक, है ना। यानी यहाँ पर भलाल देव, और यह मतलब घोड़ा खींचता है, और घोड़ा के आगे यह तीन गो यह आपका तलवार था लगल, है ना। हाँ जो हो चार गो, और इसे यह चार गो जो है मतलब यानी पंखा के पत्ती की तरह एक आधी आधी तलवार था। इसको क्या कहते हैं? रथ मूषक, रथ मूषक कहते हैं, रथ मूषक था, और इसी का था नाम। ठीक है, और इसका भी उपयोग किया गया है बाहुबली में, इस इसका भी है। हाँ, गोला फेंकने के लिए, इसी का नाम मतलब है कहते हैं महाशिला कंठक, महाशिला कंठक, कंठक, यही महाशिला कंठक हुआ। ठीक है ना, जो यह दोनों मतलब यह दोनों आपका बाहुबली में दिखाया गया। इसी में मतलब शिला का पत्थर मतलब रखा उखा जाता है, ठीक है, पत्थर गोला, और इसको मतलब खींच करके एक एक बार छोड़ा जाता है, तो उसमें कितना सारा व्यक्तियों को लपेट ली जाती है। आगे भारी था मतलब है। देखिए अब यहाँ अति तीसरा आपका राजा था, और जिसका नाम अति उदाइन था। ठीक है, उदाइन अति तीसरे ने, यह आपका तीसरा है राजा, और जिसका अति उदाइन नाम है, और यह 461 ईसा पूर्व से 445 ईसा पूर्व में यह व्यक्ति माने यह कुछ जो है मतलब यह व्यक्ति 15-16 साल तक था। यह व्यक्ति मगध पर 15-16 साल तक था, और इसने भी अपने पिता की हत्या कर दी थी, और इसलिए भी इसी भी मतलब कहते हैं अति पितृहंता। ये भी अब
मतलब ये भी चाहता था कि हम भी मतलब शासन करें। और इसका भी पिता कौन था? अजात शत्रु। ठीक, अजात शत्रु मतलब वह सिंहासन मतलब खाली करता था ही नहीं कि रुको अभी तुम तो छोट है यानी बच्चा है अभी, हम को शासन करने दो, यह मतलब नहीं सुना। यानी इसके आते पिता अजात शत्रु एक दिन मार दिया तलवार हुआ है ना। यानी इसके पिता अजात शत्रु, इसके आते पिता कौन हो जाएगा? अजात शत्रु था। कौन था? अजात शत्रु। यह व्यक्ति अपने अति पिता की हत्या था कैले? किसकी? बिंबिसार की। बिंबिसार की। यानी कि इसका राज छीनने के लिए अजात शत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दिया, ठीक है, राजा बनने के लिए। और यह अजात शत्रु के बेटा उदायन भी था। और यह अति और यह राजा बनने के लिए अपने इस अति पिता को भी हत्या कर दिया। ठीक है, कहा कि अब शब्द मतलब आप ही शासन मतलब कीजिएगा, तो हम मतलब क्या करेंगे? हम मतलब क्या करेंगे? हम आर्थिक कहिया करेंगे। तो यह व्यक्ति शासन करने के लिए यह व्यक्ति अपने पिता को हत्या कर दिया। तो इसे भी पितृहंता की नाम से जानते हैं। इसे क्या? पितृहंता के नाम से। और इसने अति गंगा एवं सोन नदी के संगम के समीप इन्होंने एक शहर की स्थापना किया जिसका नाम था पाटलिपुत्र। पटना की स्थापना कौन किया था? उदायन। नहीं ना, आया तो कुछ काम किया ना। यानी पटना जो शहर है यह दो नदियों का संगम पर है। कौन कौन? गंगा और सोन। ठीक है, गंगा और सोन नदियों के संगम पर यह दो मतलब उसी पर यह पटना पाटलिपुत्र की स्थापना किया था। कौन? यही उदायन। यही उदायन मतलब था अकेले। और यह राजगीर से राजधानी को बदल कर पाटलिपुत्र यह अपनी राजधानी बना लिया। कहा? पाटलिपुत्र। यह पाटलिपुत्र जो है यह अपना यह राजधानी बना लिया। कहां पर? पाटलिपुत्र। नेक्स्ट उदायन के बाद उसका पुत्र, ठीक है, जिसका नाम होता था नाग दशक। और यह व्यक्ति मगध पर शासक बना, परंतु यह एक अति अयोग्य मतलब शासक था। और इसकी हत्या उसी के सेनापति शिशु नाग ने कर दिया। और यह व्यक्ति नए वंश की स्थापना भी कर लिया। यानी राजा अगर बनना है तो ताकतवर चाहिए, बुद्धिमान चाहिए, ठीक है, बलशाली चाहिए, तब आप राजा मतलब बन सकते हैं। और तब आप मतलब कहीं पर अधिकार करके मतलब रह सकते हैं। कमजोर अधिराजा है तो आपकी राजपाट सब मतलब छीनेगा दूसरा कोई व्यक्ति, अपने ही घर में मतलब छीन लेगा। ठीक है, यह उदायन की हत्या के बाद इसी का पुत्र का नाम कथी था? देखिए, उदायन के हत्या के बाद उनकी देहांत होने के बाद इसका एक पुत्र था जिसका नाम था क्या? नाग दशक था। और यह एक अति अयोग्य था, यानी यह व्यक्ति राजा बनने के काबिल नहीं था। राजा बनने का काबिल जब नहीं था तो इसकी हत्या इसी के सेनापति शिशुनाग ने कर दिया। कौन कर दिया? शिशुनाग। कि इस राजा का पूरा सेनाओं का अधिकार सेनापति का ही है। ठीक है, सेनापति अधिराजा का अत्यधिक अति करीबी व्यक्ति होता है। और जो चाहता है जैसे मतलब यह उसका बारे में पूर्ण रूप से यह व्यक्ति जानकारी प्राप्त रहता है, रख ले। ठीक है, और इसलिए इसका सेनापति शिशुनाग ने उदय मतलब किसका? नाग दशक का मतलब हत्या कर दिया। और यह व्यक्ति एक अति अलग वंश
अब वह व्यक्ति अपने वंश की स्थापना करके ये राजा बनाना शुरू किया। तो यह शिशुनाग वंश, यह दूसरा वंश होगा। यह दूसरा वंश कौन हो जाएगा? शिशुनाग वंश। यह दूसरा वंश, यानी किसको? यानी सेनापति था, अपने राजा नाग दशक को मारा, और यह व्यक्ति क्या, यह व्यक्ति बन गया राजा। यह 412 ईसा पूर्व से 394 ईसा पूर्व तक था। है? कुछ बीच में तीन तो हुआ है कुछ वो किया 344 से 326। चलिए, यह जो था कौन, यह आज दूसरा कौन था? नेक्स्ट देखिए, इस वंश का स्थापना मतलब कौन था? कल शिशुनाग, यानी नाग यह इस वंश की स्थापना अब दूसरा राजा मतलब हुआ, और ये अपना, ठीक है, यह शिशुनाग अपनी राजधानी वैशाली में लेके आ गया। ठीक है, पटना से राजधानी को फिर उधर हटा दिया, कहाँ मतलब आ गया लेके? वैशाली। अब कहा कि नहीं, अब मतलब उतना दूर जाएंगे नहीं, अब हम वैशाली चलाएंगे। तो यह व्यक्ति अपनी राजधानी जो है वैशाली में बना लिया। कहते हैं कि शिशुनाग के बाद वैशाली में ही काला शोक मतलब आया था, माने इसी का मतलब यह अति कुपन है, पुत्र है काला शोक। और यह व्यक्ति फिर से पटना से फिर यह व्यक्ति सॉरी वैशाली से फिर यह व्यक्ति पाटलिपुत्र में अपनी राजधानी लेके, ठीक है, चल गया। कहा कि नहीं वैशाली रखेंगे नहीं, हम फिर जाएंगे तो ही है। तो यह व्यक्ति फिर कहा पाटलिपुत्र चल गया, और पाटलिपुत्र में जाने के बाद यह व्यक्ति द्वितीय बौद्ध संहिता भी कराया। द्वितीय बौद्ध संहिता किसके समय में? कालाशोक के समय में। और इससे प्रथम बौद्ध संहिता अजातशत्रु कहाँ? मगध में तो शासकीय है। देखिए, भूल जाता है, इतना भूलक्कर हो जाइएगा। पाटलिपुत्र को बदल कर ये राजधानी बना दिया। ये अजात शत्रु ही था। ठीक है, यह व्यक्ति कौन था? अजात शत्रु ही था, जो यह व्यक्ति द्वितीय यह अति प्रथम बौद्ध संगीति किया था। प्रथम बौद्ध संगीति किया था अजात शत्रु। और यह व्यक्ति द्वितीय बौद्ध संगीति, यह व्यक्ति द्वितीय बौद्ध संगीति अति कालाशोक कहाँ? पाटलिपुत्र में। और यह इस नाग वंश का अंतिम शासक कौन था? नंदी वर्मन थे, नंदी वर्मन, और जिसकी हत्या महापदम नंद ने कर दिया। इसकी भी हत्या मतलब दूसर, इसी का सेनापति ही था। इसी का सेनापति यानी नागवंश, यानी शिशु नागवंश की स्थापना कौन कर लिया? यह व्यक्ति, नामे है ये शिशुनाग। और यह व्यक्ति वैशाली में राजधानी लेके आया, वैशाली में था। अभी कालाशोक मतलब इसी का पुत्र था। ठीक है, और इसका पुत्र, इसका अंतिम समझिए कि शासक नंदी वर्मन था, और जिसकी हत्या महापदम नंद ने कर दिया। कहा कि जाइए, आपका भी कहानी खत्म। अब यह आपका तीसरा वंश है। तीसरा वंश कौन है? नंद वंश। यह अभी तीसरा वंश नंद वंश होगा। कहते हैं कि यह महापदम नंद जो यह आपका 344 ईसा पूर्व से 326 ईसा पूर्व तक था। यह व्यक्ति सुनिए कि यह नंद वंश का संस्थापक महापदम नंद था। और यह अति पुराणों में इनका उल्लेख मिलता है। कहाँ मिलता है? अति पुराणों में इनका उल्लेख मिलता है। कहते हैं कि नंद वंश का शासक
शूद्र था और यह महापदम इसी वंश का सबसे महान शासक था। और जिसने अनेक क्षत्रिय अतिराजाओं को जीतकर, यानी पूरा अतिराजाओं को जीतकर अपने राज्य में शामिल कर लिया। इसका भी काम था कि धीरे धीरे जीतना, ठीक, इसका भी काम था धीरे धीरे जीतना, और यह मतलब अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ाना। ठीक है, कार्य क्षेत्र को बढ़ाना। कहते हैं कि महापदम नंद यह सर्व क्षत्रांग की उपाधि मतलब धारण किया, और जिसका अर्थात यह व्यक्ति क्षत्रियों को नाश करने वाले था, और इसने अति कलिंग जीतकर एकराट की उपाधि हासिल कर लिया। यह व्यक्ति किसको जीत लिया था? अति कलिंग को। और यह व्यक्ति कलिंग को जीत करके एकराट हासिल कर दिया था। क्या बतिया रहा है ना? हालेलुया। महापदम ने यह मतलब क्या कहते हैं केले, यह कहते हैं कलिंग नरेश खार बेले के हाथी गुफा अभिलेख से मतलब यह अति पता चलता है कि महापदम नंद ने कलिंग पर विजय प्राप्त किए थे, और इसके अति कलिंग में सिंचाई हेतु नए नहर का निर्माण किया गया था। कहते हैं कि महापदम नंद के कुल 8 पुत्र थे। कौन कौन? धानानंद भी इसी का था पुत्र। ठीक है, और यह थी धानानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। कौन अंतिम शासक? कौन? धानानंद। धानानंद था। यही समझिए कि धानानंद के बारे में। और यह चौथा शासक होगा इसका, चौथा। यह कहते हैं कि धानानंद जो है 326 ईसा पूर्व से 322 मतलब ईसा, ठीक है, कितना साल? ठीक है, 4 साल तक था। यह व्यक्ति नंद वंश का अंतिम संस्थापक या मतलब कौन था? धानानंद था। और यह बहुत ही अति क्रूर शासक था। यह बहुत ही खचरा शासक था, सबसे ज्यादा मतलब खचरा। कहते हैं कि यह शासक सिकंदर के समय का समकालीन था, और इसी के समय 326 ईसा पूर्व में मेसिडोनिया के शासक सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया था। यह देखिए, यह क्वेश्चन मतलब आएगा, यह क्वेश्चन आएगा किससे? हाँ, यह क्वेश्चन मतलब आएगा कि सिकंदर का समकालीन शासक कौन था? सिकंदर का समकालीन शासक कौन था? तो सिकंदर के जैसा ही एक और मतलब शासक था, जिसका नाम क्या था? धानानंद। यह एक दूसरे, यह व्यक्ति मतलब समकालीन है। और यह व्यक्ति शासक सिकंदर के समय के समकालीन था, और इसी के समय 326 ईसा पूर्व में मेसिडोनिया के शासक सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण कर दिया। भारत के पश्चिमी क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया, और इसने अपने दरबार से अति चाणक्य का अपमान करके निकाल दिया। ठीक है, चाणक्य जो था, ठीक है, चाणक्य अर्थशास्त्र के कौन था? मतलब लेखक, पिता, अर्थशास्त्र के पिता। अर्थशास्त्र का अति पिता कौन था? चाणक्य। ठीक है, चाणक्य था। और यह व्यक्ति इसी के दरबार में था। किसके दरबार में? इस सिकंदर के दरबार में था। ठीक है, यह व्यक्ति सिकंदर का दरबार में था, और यह व्यक्ति अपने दरबार से इस अति चाणक्य को अपमानित करके निकाल दिया। ठीक है, यह चोटी अति बरका बरका रख लेता है चाणक्य, और चाणक्य मतलब कहाँ अति पढ़ लेता है? इतना ही है, मगध विश्वविद्यालय में, सॉरी, यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय में, से यह अति पढ़ के व्यक्ति गेल था।
यह व्यक्ति यहाँ से था, और यह व्यक्ति, ठीक है, अपने दरबार में सिकंदर को चोटी, सिकंदर ने चोटी मतलब पकड़ा, और इस चाणक्य को उठा के फेंक दिया, ठीक है, चोटी पकड़ के। और तब यह चाणक्य ने अपने मतलब साजिश मतलब करके, देखिए, और इस, ठीक है, जिस कारण चाणक्य ने अपने प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य, इसी का चला था चंद्रगुप्त मौर्य, यह व्यक्ति चंद्रगुप्त मौर्य के सहयोग से धाना नंद पर आक्रमण करके उसे पराजित कर दिया, और उसके बाद मौर्य वंश की स्थापना किया गया, ठीक है। यह व्यक्ति गुस्सा में आ गया, ठीक है, चाणक्य कहा कि हम अब चोटी उसी दिन मतलब बांधेंगे, ठीक है, जिस दिन हम तुमको मतलब ये हरा देंगे। तब यह व्यक्ति अपने मतलब चेला को, ठीक है, चंद्रगुप्त को उसके दरबार में घुसा दिया कि तुम जाओ और जा करके हम वहाँ पर, ठीक है, जा करके चाल वाल कुछ लो, और यह व्यक्ति इसी के सहयोग से धनानंद पर आक्रमण कर दिया और उसको जीत लिया, और जीत करके मौर्य वंश की स्थापना अब होगा, ठीक है। आया इस बात समझ में? आया ना समझ में? चलिए, तो आज तक हमारी मतलब क्लास लास्ट है, हुई लास्ट क्लास है, और फिर मतलब अगला क्लास में हम लोग मौर्य वंश की विशेषताओं को सब मतलब देखेंगे कि कौन कौन मतलब राजा होगा, ठीक है, अगली क्लास में हम लोग देखेंगे। ओके, हो गया।